तो देखो श्वसन को अपन ने कितने चरणों में विभाजित किया था, 5 चरणों में, और कितने प्रकार में विभाजित किया था, 3 प्रकार में। एक होता है बाह्य श्वसन, एक होता है आंतरिक श्वसन और एक होता है कोशिकीय श्वसन। अभी तक अपन ने कौन सा वाला श्वसन पढ़ चुका है, एक्सटर्नल वाला, जिसमें क्या आता है, श्वसन, ब्रीदिंग होती है। ब्रीदिंग मतलब इनहेल करना, अंत्य श्वसन लेना और निश्वसन करना। अंत्य श्वसन में क्या किया जाता है, ऑक्सीजन से भरपूर वायु को अंदर खींचा जाएगा, और बहिः श्वसन में क्या किया जाएगा, CO2 से भरपूर वायु को बाहर निकाला जाएगा। और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, श्वासन या फिर संवातन या फिर ब्रीदिंग बोला जाता है। जो दूसरा स्टेप आता है उसमें क्या हो जाता है, गैसों का आदान प्रदान किस किस के बीच में, कुपिका और रक्त के बीच में। तीसरा स्टेप क्या हो जाता है, कुपिकाओं से ऑक्सीजन गैस को कहां तक लेके जाना, ऊतकों तक लेके जाना। लेकिन लेके कौन जाएगा, रुधिर लेके जाएगा। और फिर ये जो रुधिर होता है कहां पे पहुंच जाता है, ऊतकों के बीच में पहुंच जाता है। तो ऊतक और रुधिर के बीच में भी क्या हो जाता है, गैसों का आदान प्रदान हो जाता है। और ये जो अल्टीमेटली जो ऑक्सीजन है वो किसको दे दी जाती है, कोशिकाओं को दे दी जाती है। कोशिकाएं इस ऑक्सीजन का परोक्ष रूप से उपभोग करती है और ग्लूकोज को तोड़ने में सहायक करती है। और इसको ग्लूकोज को तोड़ करके 3 चीजें बना देती है, CO2, H2O और एनर्जी। एनर्जी और H2 हमारे शरीर में काम में आ जाते हैं। बचा क्या कौन, CO2। CO2 हमारे शरीर के लिए कैसी होती है, हानिकारक होती है। इसलिए इसको शरीर में रखा जाए या बाहर निकाला जाए, बाहर निकाला जाए। जब मैं कोई भी चीज का पूछता हूं तो आपको जवाब देना होता है, बोलेंगे नहीं तो मान के चलिए याद नहीं होगा। चाहे मैं 10 बार बोलूं, चाहे मैं 20 बार बोलूं, तुम्हें बोलना पड़ेगा। मेरे बोलने से मेरे को याद होगा। गलत बोलो सही बोलो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, बोलते रहिए। बोलते रहिए तो कुछ भी नहीं कि मन में आ रहा जो गाना गुनगुना लग जाता है ना, क्योंकि ये जो पढ़ा देगा मैं वही पूछ रहा हूँ। कम से कम मैं नहीं मानूं तो कम से कम 6 से 7 बार मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। ये इसका रीजन क्या है कि मैं बार बार रिवाइज करवाऊंगा तो तुम्हारे माइंड में भी वो चीज बार बार हिट होगी, तो बार बार तुम्हें याद होगा। ऐसा नहीं कि टाइम पास कर रहे हैं अपन, ठीक है। जो CO2 है वापस से कुपिकीय वायु से होते हुए कहां पे चली जाती है, वातावरण में चली जाती है। ये टोटल होते हैं 5 स्टेप और 3 प्रकार के श्वसन होता है, बाह्य श्वसन, अंतः श्वसन और कोशिकीय। हमें कौन सा वाला नहीं पढ़ना है इसमें से, कोशिकीय वाला नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्या तो वो तो ब्रीदिंग के प्रकार है, अंतः श्वसन बाह्य श्वसन। हाँ, अरे ब्रीदिंग के और रेस्पिरेशन के, श्वासन और श्वसन। रेस्पिरेशन के 3 बताए मैंने, ब्रीदिंग के तो 2 ही हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन। तो वो उसमें लिखा हुआ होगा ना, जैसे अंतः श्वसन वाले आते हैं, बाह्य श्वसन वाले, तो वो अलग से क्वेश्चन दिखेगा तुम्हें, ठीक है। फिर अपन ने देखा था कि जो मानव श्वसन तंत्र होता है उसमें 2 चीजें होती है, श्वसन मार्ग और श्वसन अंग। जो मानव के श्वसन अंग होते हैं उनको बोला जाता है फुफ्फुस, फेफड़े या फिर लंग्स। 2 हिंदी में, 1 इंग्लिश में है। और जो श्वसन मार्ग होता है कहां से शुरू होकर के कहां पे खत्म होता है, बाह्य नासा छिद्रों से लेकर के और कुपिकाओं तक खत्म होता है। तो कुपिकाओं से लेकर के और बाह्य नासा छिद्र, मतलब कि ऑक्सीजन के CO2 के लिए उल्टा हो जाएगा, कुपिकाओं से बाह्य नासा छिद्रों तक, और ऑक्सीजन के लिए बाह्य नासा छिद्रों से कुपिकाओं तक। इस वाले पार्ट को भी अपन ने 2 भागों में विभाजित किया था, अगर आपको याद है तो। एक तो क्या था, चालन भाग, और एक क्या था, विनिमय भाग। जो चालन भाग था उसके मैंने 4 काम बताए थे, 3 से 4 काम। पहला काम तो क्या होता है, वातावरणीय वायु को प्यूरिफाई करना या फिर बाहरी पदार्थों से या फिर बाहरी कणों से मुक्त करना। फिर नमी प्रदान करना, और वायु का जो टेम्परेचर है उसका जो तापमान है हमारे शरीर के तापमान के अनुकूल लाना, ये काम होता है। और जो वायु होती है उसको बाह्य नासा छिद्रों से कुपिकाओं तक पहुंचाने का काम होता है। फिर जो आदान प्रदान वाला जो भाग होता है वो कुपिकाओं में हो जाता है। अच्छा ये बताइए, जो C प्रकार के जो अपूर्ण उपास्थल छल्ले होते हैं वो कहां से कहां तक मिलते हैं, ट्रेकिया से लेकर के, श्वासनाल से लेकर के इनिशियल प्रारंभिक श्वसनिकाओं तक होते हैं। इनका काम क्या होता है, उसको पिचकने से बचाने का, कॉलेज को होने से बचाने का या फिर पिचकने से बचाने का, ठीक है भाई। जो लंग्स होते हैं अपने कितने होते हैं, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, सभी के 2 लंग्स होते हैं, 2 होते हैं, एक जोड़ी होते हैं। और ये जो लंग्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, स्पंजी होते हैं और नॉन मस्कुलर होते हैं। सॉलिड बोले तो ठोस, स्पंजी बोले तो कॉन्ट्रैक्शन करवाऊंगा तो हो जाएगा और मैंने छोड़ दिया तो नहीं होगा, मतलब पुराने वाले में आ जाएगा। और नॉन मस्कुलर मतलब पेशियां नहीं पाई जाती हैं, और जब तक पेशियां नहीं मिलेंगी तो स्वतः संकुचन और स्वतः स्थिलन की क्षमता भी
नहीं मिलेगी। लेकिन अपन को याद रखना पड़ेगा कि जब अगर मेरे को अंत शोषण करना है या फिर बहिः शोषण करना है तो फेफड़ों के आयतन में या फिर दाब में परिवर्तन होना जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है। लेकिन क्या मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। तो मेरे को कुछ ऐसा जुगाड़ अपने शरीर में बनाना होगा, और वो जुगाड़ क्या होता है? वक्षीय गुहा होती है। क्योंकि जो वक्षीय गुहा है उसका अग्रभाग कौन बना लेता है? क्लेविकल बोन बना लेती है। पश्चभाग कौन बना लेता है? डायाफ्राम बोले तो तनुपट बना लेता है। पार्श्व में पसलियां होती हैं, अधर में उरोस्थि होती है और पृष्ठ में कशेरुकदंड होता है। तो जब भी मेरे को अंत शोषण करना है और जो हवा या फिर जो वायु होती है वो अपने उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती है। अब तो बताओ वातावरण में क्या है? उच्च दाब है। किसके लिए? CO2 के लिए। क्या O2 के लिए? O2 के लिए, है ना? O2 के लिए होता है। तो ऑक्सीजन वातावरण से हमारे शरीर में आएगी। कब आ सकती है? जब बाहर का दाब ज्यादा हो और अंदर का दाब कम हो। अब मैं आपको बता देता हूँ कि बाहर वातावरण के साथ में कोई छिड़कानी नहीं कर सकता, तो किसके साथ में कर सकते हैं? अपने शरीर के साथ में। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी बॉडी के अंदर का दाब कम करना पड़ेगा। किस प्रोसेस के लिए? अंत शोषण के लिए कि बहिः शोषण के लिए? किसके लिए? अंत शोषण के लिए। तो बताओ कैसे करेंगे? जब भी मैंने अंत शोषण लेने का ट्राई किया तो मेरा जो डायफ्राम था, जो पहले कैसा होता है? गुंबद आकार का होता है, वो कैसा हो गया है? चपटा हो गया है। कैसा हो गया है? चपटा हो गया है। और चपटा होने की वजह से, किसके चपटा होने की वजह से? डायफ्राम की चपटा होने की वजह से वक्षीय गुहा का आयतन अग्र और पश्च दिशा में बढ़ चुका है। अरे बढ़ चुका है ना। उसी के साथ में जो पसलियां थी, बोले तो रिब्स, वो आ चुकी हैं ऊपर की तरफ, और जो स्टर्नम है वो आ चुका है आगे की तरफ। तो इसकी वजह से अधर और पृष्ठ में भी आयतन बढ़ चुका है। क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। तो टोटल आयतन इधर तो डायफ्राम की वजह से बढ़ गया, इधर स्टर्नम और पसलियों की वजह से बढ़ गया। तो ओवरऑल आयतन बढ़ गया। और आयतन बढ़ेगा तो आदर्श गैस समीकरण के अनुसार आयतन बढ़ेगा तो दाब कम हो जाता है। और यही तो हमें करना था। तो दाब कम हो गया तो ऑक्सीजन से भरपूर वायु दौड़ी दौड़ी कहाँ पे चली आ जाएगी? अपने पुपिकाओं में चली आती है, लंग्स में चली आती है। आ गई है। अब इसका अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? जो CO2 से जो भरपूर वायु वो कहाँ पे चली जाएगी? वातावरण में वापस चली जाती है। एक प्रोसेस होता है अंत शोषण, एक होता है बहिः शोषण। जो अंत शोषण होता है वो एक सक्रिय प्रक्रिया होती है, जो बहिः शोषण होता है वो एक निष्क्रिय प्रक्रिया होती है। जो अंत शोषण होता है वो 2 सेकंड के लिए होता है, जो बहिः शोषण होता है वो 3 सेकंड के लिए होता है। दोनों को मिला दूंगा तो एक श्वासन बोल दिया जाता है और एक ब्रीथ बोल दिया जाता है। और एक ब्रीथ में कितना टाइम लग रहा है? 5 सेकंड का लग रहा है। अगर मैं इसका हिसाब मांगू आपसे कि बताओ 60 सेकंड में कितनी ब्रीथ कर पाओगे? तो 12 से 16 हो जाती है। तो 1 मिनट में अपने कितनी श्वसन दर होती है भाई? 12 से 16 दर प्रति मिनट। और आपकी जो हृदय की दर होती है वो कितनी होती है? 72 प्रति मिनट होती है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। मैं पूछ रहा हूँ श्वसन दर, तुम आंसर दे रहे हो हृदय दर। ऐसा नहीं होना चाहिए। कई बार अपन हड़बड़ी में आंसर में भी इधर करके आ जाते हैं, तो नहीं होना चाहिए ऐसा। तो देखो श्वसन की मैकेनिज्म मैंने आपको बता दी है, क्रियाविधि पूरी हो चुकी है। ये देखो, जब डायफ्राम में संकुचन करवाया तो क्या होगा? अंत शोषण होता है। और EICM में जब संकुचन करवाऊंगा तो भी क्या होगा? अंत शोषण होगा। और इन दोनों में मैंने शीतलन करवा दिया तो क्या हो जाता है? बहिः शोषण हो जाता है। फिर देखो अपन ने बलपूर्वक के लिए अलग से लिखा था ना कि बलपूर्वक बहिः शोषण में भी क्या होगा? संकुचन। लेकिन किसमें? ICM में और उदरीय पेशियों में, एब्डोमिनल मसल्स में। तो देखो 4 प्रकार होते हैं। सामान्य अंत शोषण, बताओ क्या करवाना पड़ेगा? सामान्य अंत शोषण में हमें क्या करवाना पड़ता है? संकुचन। किस किस में? तनुपट और EICM में। सामान्य बहिः शोषण में क्या करवाना पड़ता है? शीतलन। किस किस में? तनुपट और EICM में। बलपूर्वक अंत शोषण में क्या करवाना पड़ता है? संकुचन, मतलब कि ज्यादा संकुचन। किस किस में? तनुपट और EICM में। बलपूर्वक बहिः शोषण में क्या करवाना पड़ता है? संकुचन। किस किस में? IICM और उदरीय पेशियों। तो अलग जो चीज है वो किस में है? बलपूर्वक में। इसलिए कैसा है? इंपॉर्टेंट है। अरे सामान्य वाला तो सबको ही पता रहता है। ये देखो, एक बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि भाई किसमें क्या परिवर्तन होता है। तो देखो अंत शोषण होता है, ध्यान से देखिए भाई। हेलो, आवाज आ रही है कि मेरी? ठीक है। देखो एक है अंत शोषण, एक है
वही श्वसन। अंत श्वसन में डायफ्राम और ईआईसीएम में क्या होता है? संकुचन होता है। क्या होता है? संकुचन होता है। जो पसलियां होती है वो किधर की तरफ आ जाती है? बाहर की तरफ आ जाती है। और ओस्फी कहाँ पे आ जाती है? आगे की तरफ आ जाती है। डायफ्राम किधर चला जाता है? नीचे की तरफ, मतलब उदर गुहा की तरफ चला जाता है। डायफ्राम की आकृति कैसी हो जाती है? चपटी हो जाती है। कैसी हो जाती है? चपटी हो जाती है। हो गई चपटी। उसकी वजह से वक्ष गुहा का आकार बढ़ता है। किसका आकार? क्या चीज? ये ना वक्ष गुहा, ये वक्ष है, इसकी जो गुहा है उसको वक्ष गुहा बोलेंगे। जो डायफ्राम होता है ना, तनुपट, ये तनुपट है। इसके ऊपर का भाग और इसके नीचे का भाग, ऊपर के भाग को बोला जाता है वक्षीय गुहा और नीचे के भाग को बोला जाता है उदरीय गुहा। उदर वाला जो हिस्सा होता है ना, ये देखो ये रहा तनुपट, इसके नीचे नीचे उदर, इसके ऊपर ऊपर वक्ष। तो वक्ष गुहा का आकार बढ़ेगा। वक्ष गुहा का आकार बढ़ेगा तो फुफ्फुसीय दाब कम होगा, और दाब कम हो गया तो फुफ्फुस फैलेंगे, और दाब मतलब बाहर वाले से कम हो जाता है, और हवा की गति या वायु की गति वातावरण से फुफ्फुस की तरफ आ जाती है। समय कितना लगता है? 2 सेकंड का। प्रक्रम कैसा है? सक्रिय है। समझ में आया क्या? अरे बोलो ना भाई, अरे झूठ तो नहीं बोल रहे, तो करो फिर नोट। अच्छा, ये अंत श्वसन है, और शीतलन में क्या करेंगे? बहिश्वसन में क्या करेंगे? इसका उल्टा कर देंगे। संकुचन की जगह शीतलन, बाहर की जगह अंदर, आगे की तरफ, पीछे उदर गुहा की तरफ की जगह वक्ष गुहा की तरफ। चपटी से गुंबदाकार। घटेगा तो बढ़ेगा, बढ़ेगा तो घटेगा। पहले फैल रहे थे, अब पिचक जाएंगे। चिपक नहीं, पिचक चिपका रहा है। अब जो वायुमंडलीय जो दाब है उससे पहले घट रहा था, अब बढ़ जाएगा। तो हवा या वायु की गति अब फुफ्फुस से वातावरण की तरफ। समय 3 सेकंड। प्रक्रिया निष्क्रिय है। करके देखो। मैंने तो मैं करूंगा तो मेरे को पता लगेगा। दिक्कत तेरे को आ रही है? नहीं, टाइम लगा करके देख ले। हाँ, क्योंकि होता क्या, निष्क्रिय प्रोसेस है, तो तुम इसको चला करके भी नहीं कर सकते। जो निष्क्रिय प्रोसेस होता है वो क्या आराम आराम से होता है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। जो चीज ज्यादा है वहां से अपने आप आ जाएगा, तो उसमें टाइम ज्यादा लगता है। लेकिन अपन खुद करेंगे तो भी जल्दी कर सकते हैं। तो ये कैसा है? सक्रिय, तो उसको अपन जल्दी करते हैं। इसका भी रीजन होता है, वही सक्रिय प्रोसेस है, अपन की ऊर्जा लग रही है, तो अपन क्या चाहेंगे? ऊर्जा ज्यादा लगे कि कम लगे? कम लगे, तो वो जल्दी करना पड़ेगा। उसमें कोई ऊर्जा ही नहीं लगी है तो तुम आराम से फ्री बैठे हो, होता रहेगा। ये तो ठीक है, 3 सेकंड लग रहा, 10 सेकंड लगते तो तुम क्या कर लेते? तुम कुछ कर ही तो नहीं सकते ना, तुम बस डॉक्टर बन सकते हो, वो बनो। करो इसको नोट। ये इंपॉर्टेंट है ना कि किसकी गति कहां पे हो रही है। इतने में इतना ही मिलेगा, है ना? जितना ये दे रहा है उतना में इतना ही होगा। नहीं, इतना मेरे को चाहिए नहीं अलग से। तो ये देखो, हाँ जितना है मैं संतुष्ट हूँ उसमें, है ना? बलपूर्वक श्वसन हम अतिरिक्त उदरीय पेशियों की सहायता से, जैसे मैंने कल बताया था ना कि नॉर्मल जो पेशी होती है वो तो होती है, लेकिन उदरीय पेशियों की वजह से अपन श्वसन की जो दक्षता है उसको बढ़ा सकते हैं। तो देखो, हम अतिरिक्त उदर पेशियों की सहायता से अंत श्वसन व उच्च श्वसन या फिर बहिः श्वसन की सामर्थ्य को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मेरे को नॉर्मल हो रहा है तो मैं और ज्यादा भी कर सकता हूँ, अंत श्वसन बलपूर्वक भी कर सकता हूँ और बहिः श्वसन बलपूर्वक भी कर सकता हूँ। तो वो किसके हो पाता है? उदरीय पेशियों की वजह से। बलपूर्वक अंत श्वसन जो होता है वो किससे होता है? ईआईसीएम में डायफ्राम में ज्यादा संकुचन से होता है। बलपूर्वक बहिः श्वसन किससे होता है? आईआईसीएम में उदरीय पेशियों में संकुचन से होता है। ये अपन ने बार बार यही पढ़े जा रहे हैं। अब देखो, श्वसन के भी 2 प्रकार होते हैं। एक बात बताओ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब अपन रेस्ट की कंडीशन में रहते हैं, जैसे कि लेट गए, तब हमारा जो श्वसन होता है वो उदर से होता है कि वक्ष से होता है? उदर से होता है। कई बार आप खुद भी फील कर सकते हो, यहाँ पे बेली वाले पार्ट पे हाथ लगाना ना, यही अप डाउन होता है ना? लेकिन अगर अपन बात करते हैं कोई प्रेग्नेंट लेडी है, प्रेगनेंसी में गर्भवती महिला है, तो उसमें उदर से होगा कि वक्ष से होगा? काहे? हाँ, क्योंकि अगर उसने कौन सा वाला किया? श्वसन उदर वाला किया, तो आपको पता है ना उदर गुहा में तो बच्चा पलता है,
भ्रूणीय परिवर्तन उधर ही तो होता है। अब उसने अगर ज्यादा ही जोर लगा दिया तो डायफ्राम नीचे जाएगा, पता लगे उसकी खोपड़ी पे टन टन कर रहा है डायफ्राम, है ना। अब आपको पता बच्चा घूमता भी तो रहता है अंदर, वो घूमता घूमता इधर ही खोपड़ी उसकी उधर आ गई, और ऐसे ही माँ ने क्या कर दिया, सांस ले लिया, और वो डायफ्राम था वो तो नीचे चपटा हो गया, डायफ्राम जैसे चपटा वो खोपड़ी भी चपटी हो गई, ऐसे दिक्कत हो सकती है। इसलिए गर्भावस्थी अवस्था में या फिर गर्भावस्था में ज्यादातर कौन सा किया जाता है, वक्शीय किया जाता है। ले सकते हैं, नॉर्मल की बात कर रहा हूं मैं, अपन जो नॉर्मल करते हैं। तो देखो श्वसन के दो प्रकार हैं, वक्शीय और, वो तो मुंह वाला था, है ना। तो सामान्य श्वसन को क्या बोला जाता है, उदरीय श्वसन भी कहा जाता है, जो कि मुख्यतः किसके कारण होता है, डायफ्राम के कारण होता है। किसके कारण होता है, डायफ्राम के। अभी अब आप सब बैठे हुए हो तो बताओ ये वाली मूवमेंट थोड़ी हो रही है तुम्हारी, नहीं हो रही ना, कौन सी वाली हो रही है, डायफ्राम वाली, लेकिन वो तुम्हें फील नहीं हो रही। तो जो सामान्य अवस्था में होता है वो कौन सी वाली होती है, उदरीय है, और किसके कारण होती है, डायफ्राम। बेली आउट, इनहेल करेंगे, बेली आउट, बेली बोले तो ये वाली जो गुंबद है ना, ये गुंबद बाहर ही अंदर। दूसरा कौन सा होता है, वक्शीय श्वसन मुख्यतः अंतरापार्श्व पेशियों के कारण होता है, और ये किसमें होता है, गर्भवती महिलाओं में होता है। रीजन तुम्हें समझ में आ गया, क्योंकि डायफ्राम को चपटा करेगी तो दिक्कत हो सकती है किसको, भ्रूण को। अब देखो भाई, बुखार के समय श्वसन दर बढ़ जाती है, बुखार हुआ होगा सभी को, तो उस टाइम पे क्या है, श्वसन दर बढ़ जाती है जब रक्त में CO2 की सांद्रता। अच्छा कई बार ऐसा होता है जैसे कि अस्थमा का केस है या फिर जुकाम का केस है, नॉर्मली क्या हो जाता है, और या फिर अपन ज्यादा हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं, उसमें श्वसन दर बढ़ जाती है। या फिर अपन बोले कि जब रक्त में CO2 की सांद्रता बढ़ती है तो श्वसन दर तेज हो जाती है, और बच्चों में श्वसन दर अपने से ज्यादा होती है कि कम होती है, ज्यादा होती है। उसका रीजन क्या है, इस श्वसन दर की बात कर रहे हैं, हृदय दर नहीं। रीजन क्या होता है, बच्चों का जो BMR होता है वो फास्ट होता है, BMR वो उपापचय जो दर होती है, वो जो भी खाते हैं जल्दी पच जाता है उसमें, ठीक है, तो वो ज्यादा है। और जब BMR ज्यादा है तो रेस्पिरेटरी, भाई BMR का मतलब क्या हो, जो भी खा रहे हैं वो पच रहा है, कब पच पा रहा होगा उनकी। अब आपने देखा होगा छोटे बच्चे बहुत शरारती होते हैं, चल कूद करते रहते पूरे दिन, फिर भी थकते नहीं भाई साहब, और सुबह तो दिन में तो खुद सो लेते हैं और रात में माँ बाप को सोने नहीं देते हैं, फिर है ना, शरारती। ये सब शरारत आती कहां से आती है, जेनेटिक क्या है इसमें भाई, कोशिकाओं को ऊर्जा मिलने के लिए जेनेटिक शरारत दी जाती है। कुछ के पापा भी बहुत शरारती थे कि बच्चा भी बहुत शरारती है, वो वाला नहीं है सिस्टम। होता क्या है कि जो बच्चे होते हैं उनकी BMR ज्यादा है, BMR ज्यादा है तो इनकी एनर्जी। एक गाना भी तो आया था, जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, क्यों, क्योंकि छोटे बच्चों में क्या एनर्जी ज्यादा रहती है, और एनर्जी कहां से आ रही होगी, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन से। इसका मतलब उसकी ऑक्सीजन ज्यादा है, वो जितना ज्यादा ऑक्सीजन आ रही है उतनी ज्यादा श्वसन दर होगी। तो नवजात में श्वसन दर ज्यादा होती है और वयस्क की श्वसन दर कम होती है, क्योंकि अपने क्या एनर्जी थोड़े से डाउन होते हैं। देखो तुम खुद को ही देख लो, चुप चुप से हो ना, मायूस से, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या ही चल रहा है, कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, भोजन नहीं, अरे कुछ भी जो पीता है, दूध वगैरह पीता है, ग्लूकोज वगैरह पीता है, अरे तो ऊर्जा तो लेके ना, कोशिकाएं, कोशिकाओं को उससे मतलब नहीं क्या खाना है, उसको चाहिए क्या, ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा कहां से मिलेगी, जो भी खाएंगे पीएंगे उससे। देखो कुछ ये कंडीशंस होती हैं, एक होती है यूप्निया, जो सामान्य श्वसन होता है ना उसको क्या बोला जाता है, यूप्निया बोला जाता है। अगर कई बार ये तो भूल जाना, ये याद कर लेना, ब्रेडीपिनिया। देखो एक होता है ब्रेडीपिनिया, ब्रेडी जहाँ पे भी लिख दिया जाएगा, अपन जो हृदय दर के बारे में पढ़ेंगे वहां पे भी आएगा ये। ब्रेडीपिनिया का या फिर हाइपिनिया का मतलब होता है श्वसन दर की धीमी अवस्था। भाई नॉर्मल जो श्वसन दर होती है उससे अगर कम हो जाती है उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, ब्रेडीपिनिया बोला जाता है। और अगर ये ज्यादा हो जाएगी तो क्या बोला जाएगा इसको, हाइपरपिनिया या फिर टैकीपिनिया बोला जाता है। और ऐसे ही श्वसन दर में होता है और ऐसे ही किस में होता है, हृदय दर में भी होता है समझ में। एक होता है एपनिया, मतलब एब्सेंट, और पिनिया मतलब श्वसन। तो अस्थायी रूप से श्वसन के रुक जाने की अवस्था को क्या बोला जाता है, एपनिया बोला जाता है। डिस्पिनिया किसको बोला जाता है, देखो अपन ने बोला था कि जो दोनों लंग्स होते हैं अपने, उनके बीच में क्या पाया जाता है, प्लूरल फ्लूइड पाया जाता है। अगर उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो कंडीशन जो हो जाती है उसको डिस्पिनिया बोला जाता है, जिसको बोला जाता है प्लूरिसी के कारण क्या हो जाता है, दर्द वर्दे श्वसन की अवस्था को बोल दिया जाता है। तो जब अपन जो सांस लेते हैं ना तो अपने फेफड़ों में क्या दर्द होने लग जाता है,
एस्पाइसिया होता था है अगर हमारे ब्लड में CO2 की सांद्रता ज्यादा हो जाए और ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाता है तो दम घुटने लग जाता है, सफोकेशन। दम घुटता तो क्या करते हो भाई तुम? खुले में चले जाते हो, क्यों? ताकि ऑक्सीजन ज्यादा आ पाए। या फिर अपने ऐसे गहरी गहरी सांस ले लेने लग जाते हैं, ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं ना, ये क्या होता है? सफोकेशन की कंडीशन होती है। अब इसको हंसी आ रही है, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। तो अगर मैं ऐसे लाइव एग्जांपल देके तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, फिर तो ये लिखा हुआ है इसको पढ़ के चला जाता हूँ, फिर तुम बोलोगे सर फील ही नहीं आ रहा, मजा ही नहीं आ रहा। हाँ? ये तुम अभी ऐसे कर रहे हो, फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या करोगे भाई फिर? हाँ? नहीं आना तो पड़ेगा, तो ये करोगे पहले तो नोट। ये पॉइंट करो, ये अपन ने लिख रखा है, ये वाला पॉइंट नोट करो बस, और फिर आगे का करेंगे। तो मैं हंसता कहूं, मैं तो समझाता हूं। ये लिख लो, श्वसन के 2 प्रकार हैं। ये कर लिया नोट? ये लो आगे का करो। एक काम कर लो, चलो हाँ कर लो सारा। ये रहने देना वाली है ना। देखो फर्स्ट पॉइंट करो, सेकंड वाला पॉइंट करो, और देन ये कर लेना ब्रेडिपिनिया। वही है ना, BMR ज्यादा हो जाती है बुखार में भी, दोनों में केस वही है भाई। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो BMR बढ़ेगी। देखो ये जो अपने एडम्स एप्पल होता है ना, यहाँ पे एडम्स एप्पल होता है, ये जो एडम्स एप्पल है, जो अपना स्वर यंत्र होता है ना, लैरिंक्स, उसी की एक उपास्थि होती है जिसको बोला जाता है क्या? थायराइड उपास्थि, है ना, उसी का उभार होता है। अच्छा, ये नर में मिलता है कि मादा में मिलता है? नर में, ना, मतलब लैंगिक लक्षण किसका होता है? द्वितीयक नर लैंगिक लक्षण होता है। तो ये पॉइंट और लिख लो एक बार। ये थायराइड उपास्थि पार्ट किसका है? लैरिंग्स का, ना, स्वर यंत्र का। मैंने बताया था ना 9 उपास्थि होती है उसमें, तो 9 में से एक कौन सी है? थायराइड है। थायराइड जो होता है उसमें सूजन कहाँ पे आती है? इधर ही आती है ना, तो ये वाला पार्ट ही पूछता है। वो भी पढ़ेंगे, सबसे लास्ट वाला चैप्टर है। हो गया?
हाँ, द्वितीयक नर लैंगिक लक्षण, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है। हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। श्वसन से संबंधित कुछ आयतन होते हैं और कुछ क्षमताएं होती है ना, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। एक बात बताइए, देखो पहले मैं समझा देता हूं ऐसे कि अपन नॉर्मल श्वसन कर रहे हैं, अंत्य श्वसन भी कर रहे हैं और बहिश्वसन भी कर रहे हैं। तो नॉर्मल अंत्य श्वसन और नॉर्मल बहिश्वसन, इसमें कुछ ना कुछ आयतन तो जा रहा होगा ना, हवा का, वायु का जो आयतन हम नॉर्मल श्वसन के दौरान अंत्य श्वासित करते हैं और बहिश्वसित करते हैं, इसी आयतन को बोला जाता है ज्वारीय आयतन या फिर टाइडल वॉल्यूम। क्या बोला जाता है? ज्वारीय आयतन और टाइडल वॉल्यूम। देखो इसकी परिभाषा क्या होती है? सामान्य श्वसन के दौरान अंदर खींची गई और बाहर निकाली गई वायु की मात्रा या फिर वायु का आयतन ही क्या कहलाता है? टाइडल वॉल्यूम या फिर ज्वारीय आयतन कहलाता है। और इसका अमाउंट कितना होता है? 500 ml होता है। ये सामान्य संवर्धन के दौरान है। अब एक बात बताओ, क्या अपन सामान्य के अलावा और नहीं खींच सकते क्या अंदर? सामान्य के अलावा बलपूर्वक भी तो ले सकते हैं ना। तो वो क्या हो जाता है? बलपूर्वक अंदर जो खींच सकते हैं उसको बोला जाता है IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अंत्य श्वासित आरक्षित आयतन। तो ये क्या हो जाएगा? ज्वारीय आयतन के उपरांत, ध्यान से सुनना, ज्वारीय आयतन के उपरांत बलपूर्वक खींची गई अंत्य श्वासित वायु की आयतन या फिर वायु की मात्रा इज नोन एज IRV, अंत्य श्वासित आरक्षित आयतन, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये जो होता है 2500 से 3000 ml होता है। ठीक है भाई, अपन ने नॉर्मल ले सकते हैं, नॉर्मल जो लेते हैं उसको तो क्या बोला जाता है? टीवी। हिंदी इंग्लिश पूरा लिखा हुआ है, वो मैं बता दूंगा ना, अभी समझ लो बस कि अपन ने नॉर्मल लिया वो तो क्या होता है? टीवी होता है। नॉर्मल के अलावा और अपन बलपूर्वक ले सकते हैं क्या? देखो अपन सब नॉर्मली अंत्य श्वासित भी कर रहे हैं, बहिश्वसित कर रहे हैं। और देखो ये जो था बलपूर्वक था कि नॉर्मल था? बलपूर्वक था। तो ये क्या हो गया है? IRV। अब बताओ, तुम खुद भी करके देखो और सोच के देखो, क्या टीवी से ज्यादा ही तो ले रहा हूँ ना मैं और ज्यादा? अरे नॉर्मल में तो कम ही आ रहा था, अब देखो कैसे किया है। तो ये ज्यादा आएगा कि कम आएगा? इससे ज्यादा आता है, तो इसका वैल्यू ज्यादा आ जाता है। अब एक बात बताओ, मैं नॉर्मल बहिश्वसन भी कर रहा हूँ, नॉर्मल अंत्य श्वसन करूँ चाहे नॉर्मल बहिश्वसन करूँ, वो तो क्या होता है? टीवी होता है। और इस ज्वारीय आयतन के उपरांत जो मैं बलपूर्वक करूंगा वो क्या होता है? अंत्य श्वसित IRV हो जाता है। क्या इस ज्वारीय आयतन के अलावा, मतलब सामान्य बहिश्वसन के अलावा, क्या मैं बलपूर्वक और निकाल सकता हूँ क्या? अरे बहिश्वसन जो हो रहा है नॉर्मल भी हो रहा है, सामान्य भी, क्या मैं बलपूर्वक और निश्वसित या फिर बहिश्वसित कर सकता हूँ क्या? कर सकता हूँ। उसको बोला जाता है क्या? ERV, बहिश्वसित आरक्षित आयतन। क्या बोलेंगे? बहिश्वसित आरक्षित आयतन। और ये तुम करके भी देख लेना घर पे जा करके। यहाँ पे तो तुम्हें शर्म आ जाती है कई बार, है ना, ये फिरासे की, कि अपन नॉर्मल अंत्य श्वसित किया, नॉर्मल बहिश्वसित किया ना। ये क्या हुआ? IRV हुआ। तो इसका अमाउंट, और मैं जब बाहर निकालूंगा बलपूर्वक वाला, उसका जो अमाउंट है वो कम रहता है। तो देखो वो कितना है? 2500। ये कितना है? 1000 से 1100 रहता है। अब एक बात बताओ, मैं कितना भी जोर लगा करके, कितना भी बलपूर्वक मैं बहिश्वसित कर लूं, क्या मेरे जो लंग्स की जो कूपिकाएं वो खाली हो जाएंगी क्या? खाली हो जाएंगी क्या? नहीं होंगी। मतलब मैं बलपूर्वक निश्वसित करने के उपरांत भी वायु की कूपिकाएं, फेफड़ों की कूपिकाओं में कुछ अमाउंट ऑफ वायु रह जाती है। इस अमाउंट ऑफ वायु को क्या बोला जाता है? अवशिष्ट आयतन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अवशिष्ट आयतन या फिर रेसिडुअल वॉल्यूम, और दैट इज 1200 ml। तो देखो 4 आयतन पढ़े अपन ने, कौन कौन से हैं? टीवी, IRV, ERV और
आरबी। टीबी क्या होता है? सामान्य अंत शोषण, सामान्य बहिःशोषण। आईआरबी क्या कहता है? सामान्य अंत शोषण के उपरांत और बलपूर्वक कितनी अंत शोषित की कर सकता हूं। और ये क्या होता है? सामान्य बहिःशोषण के उपरांत कितनी और बलपूर्वक बहिःशोषित की जा सकती है। क्या? अमाउंट ऑफ वायु, वायु की मात्रा, वायु का आयतन, हवा का आयतन, हवा का वॉल्यूम। और आरबी क्या होता है? बलपूर्वक बहिःशोषित करने के उपरांत भी लंग्स की कूपिकाओं में रह जाने वाली वायु की मात्रा अवशिष्ट आयतन कहलाती है। तो 4 आयतन हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 4 आयतन हो चुके हैं। देखो, संवातन में शामिल वायु के आयतन को किससे नापा जाता है? स्पाइरोमीटर से। किससे? स्पाइरोमीटर से। ये क्या होता है? यंत्र होता है। अब देखो 4 आयतन मैंने कौन कौन से बताए भाई? टीबी, टीबी को क्या बोला जाता है? ज्वारीय आयतन। क्या बोला जाता है? ज्वारीय आयतन। अभी टाइम नहीं हुआ है मेरे दोस्त, इतनी भी क्या जल्दी है, क्या करेगा घर पे जाके? एग्जाम में तो ये आएगा क्या? एक ब्रीद में, एक श्वसन में 1 मिनट में करना होता है, तो 12 से 16 को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। यह है आईआरबी। आईआरबी क्या होता है? अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन या फिर आरक्षित आयतन। मतलब ये रिजर्व रहता है और ज्यादा बलपूर्वक कर सकते हैं। फिर होता है निःश्वसन सुरक्षित आयतन या फिर आरक्षित आयतन, और ज्यादा अपन बलपूर्वक निकाल सकते हैं। और एक क्या होता है? अपशिष्ट आयतन, जो कि रह जाता है। कितना भी बलपूर्वक आप बहिःशोषित कर लो, कितना भी बलपूर्वक आप निःशोषित कर लो, उसके बावजूद भी आपकी कूपिकाओं में क्या रह जाती है? कुछ अमाउंट ऑफ एयर रह जाती है। दैट अमाउंट ऑफ एयर इज नोन एज अवशिष्ट आयतन या फिर रेजिडुअल वॉल्यूम। तो आयतन कितने पढ़ लिए अपन ने? टोटल 4। ज्वारीय आयतन क्या होता है? सामान्य अंतः श्वसन और सामान्य बहिःशोषण। इसी को क्या बोला जाता है? ज्वारीय आयतन बोला जाता है। तो देखो अब लाइट भी चली गई है, तो तुम्हारी भी जाने की इच्छा हो गया ना। तो आगे का अपन आगे कंटिन्यू करें। हाँ, डाउट बताओ।